Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of previous year questions, we are discussing the subject of modern Indian history और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं that is religious and social reform movements. तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए और रिलीजन्स को इम्प्रूव करने के लिए मूवमेंट्स चलाए गए थे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 है, चार्टर्स एंड एक्ट्स हैं, पूरा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेशंस जो थे, उसके बाद ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे एजुकेशन में, इंडस्ट्रीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए थे, उनको भी हमने कवर कर लिया है। और आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म movements. So let's start this video with the first question. This question came in the prelims of 2012 और इस क्वेश्चन में हमसे ब्रह्म समाज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बतानी है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज। तो पहला स्टेटमेंट है इट अपोज्ड आइडोलेट्री, दूसरा स्टेटमेंट है इट डिनाइड द नीड फॉर अ प्रीस्ट क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, एंड थर्ड है इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रीन दैट वेदास आर इनफेलिबल। तो आइडोलेट्री का मतलब है कि जो आइडल्स होते हैं, जैसे जो गॉड होता है उसकी हम मूर्ति बना लेते हैं, मूर्ति पूजा जो की जाती है उसको अपोज किया गया था ब्रह्म समाज में। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो प्रीस्टली क्लास होती है वो सारे रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करती है, ठीक है, कि जैसे महाभारत है, जैसे रामायण है, तो उसको जो प्रीस्टली क्लास होती है दैट इंटरप्रेट की उन बुक्स में क्या लिखा हुआ है और वो अपनी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग कई बार उनका मीनिंग को भी चेंज कर देती हैं। तो ये जो नीड थी इसको डिनाई किया गया और जो वेदास हैं उनकी डॉक्ट्रीन को पॉपुलराइज किया गया। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वेदास की जो डॉक्ट्रीन है उनको पॉपुलराइज किया गया था आर्य समाज में और उसके बारे में हम आने वाले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। तो अभी हम जानते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। तो जो ब्रह्म समाज था इट वॉज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए पहली सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई इट वॉज ब्रह्म समाज एंड इट वॉज सेटअप बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828। तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों चीजें कि ब्रह्म समाज के फाउंडर राजा राम मोहन रॉय थे और 1828 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ राजा राम मोहन रॉय। अब हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज में किन किन चीजों को बढ़ावा दिया गया, क्या क्या इसके फीचर्स थे। तो पहला है कि जो पॉलीथिज्म का प्रिंसिपल होता है, पॉलीथिज्म मतलब जैसे हिंदू जो रिलीजन है उसमें बहुत ही सारे गॉड्स को माना जाता है, मतलब 33 करोड़ गॉड है, ऐसा हिंदू रिलीजन में प्रोविजन है। तो इसी कंसेप्ट को हम पॉलीथिज्म बोलते हैं। तो इसको डिनाउंस किया गया इसमें, और जो आइडल की वर्शिप है यानी जो मूर्ति पूजा है उसको भी डिनाउंस किया गया। साथ में जो डिवाइन अवतार होते हैं, जो इनकार्नेशंस का प्रिंसिपल है उस फेथ को भी डिस्कार्ड किया गया ब्रह्म समाज में। और जो भी स्क्रिप्चर है जो अल्टीमेट अथॉरिटी के स्टेटस को बताती है कि जो ह्यूमन रीजन है और कॉन्शियंस है उसके बारे में, कि ह्यूमन का रीजन क्या है, ह्यूमंस के होने का, उनकी कॉन्शियंस का रीजन क्या है, तो उसके लिए जो अल्टीमेट अथॉरिटी का जो स्टेटस दे देती हैं बहुत सारी स्क्रिप्चर्स जो हैं उन सभी को डिनाई किया गया, ठीक है। और जो कर्मा की डॉक्ट्राइन थी और सोल का ट्रांसमाइग्रेशन का जो प्रिंसिपल है उसके लिए भी कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं लिया गया। और जो इंडिविजुअल ब्रह्मोस हैं यानी जो ब्रह्म समाज के जो मेंबर्स हैं उन पर ये छोड़ दिया गया कि इट्स अप टू यू कि व्हाट विल बी योर स्टैंड ऑन दीज प्रिंसिपल्स। कास्ट सिस्टम को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया ब्रह्म समाज के अंडर। और जो ब्रह्म समाज का लॉन्ग टर्म एजेंडा था, तो ये तो हमने सारे देखे कि इसके क्या प्रिंसिपल्स थे, इसमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया गया था। अब हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज को क्यों स्टैब्लिश किया गया था, इसका लॉन्ग टर्म एजेंडा क्या था। तो वो था कि जो हिंदुइज्म है उसको प्योरीफाई किया जाए और जो हिंदुइज्म में पॉलीथिज्म का प्रिंसिपल है यानी बहुत सारे गॉड्स को वर्शिप जो किया जाता है उस वाले प्रिंसिपल को खत्म करके मोनोथिज्म का प्रिंसिपल जो है उसको प्रीच किया जाए हिंदुइज्म में।
एंड जो ये मोनोथीज्म का प्रिंसिपल है दैट वाज बेस्ड ऑन द ट्विन पिलर्स ऑफ रीजन एंड द वेदास एंड उपनिषद्स। तो हम ये नहीं कह सकते कि वेदास और उपनिषद को ब्रह्म समाज में डिनाउंस किया गया, इनको प्रीच किया गया था, लेकिन टू सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ मोनोथीज्म। और इसमें जो ब्रह्म समाज था इसमें और रिलीजन्स की टीचिंग्स को भी इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो प्योरली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि इसमें अदर रिलीजन्स की टीचिंग्स को भी इनकॉर्पोरेट किया गया था। और जो इनका मेन एम्फेसिस था, जो मेन फोकस था, वो था ह्यूमन डिग्निटी पे, आइडोलेट्री को अपोज करने में, और जितनी भी सोशल इवल्स थी जैसे सती, उन सबको क्रिटिसाइज करने में। और राजा राम मोहन रॉय ने ही सती के अगेंस्ट जो है मूवमेंट चलाया था, और तभी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती की जो प्रथा थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, और सती की प्रथा को वहां से स्टॉप करने का रूल निकाला गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सती की प्रथा खत्म की थी दैट वाज इंस्पायर्ड बाय राजा राम मोहन रॉय, और उन्होंने बहुत ही सारे जो सोशल रिफॉर्म्स किए थे, जो सोसाइटी में इविल्स थी उनको ख़त्म करने के लिए भी बहुत सारा वर्क कंट्रीब्यूशन किया था। उसके बाद जब ब्रह्म समाज है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत सारी ब्रांचेस में स्प्रेड हो गया, और वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं कंट्री के उनमें फैल गया। तो दो और प्रोमिनेंट लीडर्स थे ब्रह्म समाज से रिलेटेड। एक तो हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में ही पढ़ा जो कि उसके फाउंडर थे। उसके अलावा दो और प्रोमिनेंट लीडर्स थे विच वर देवेंद्र नाथ टैगोर, हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ देवेंद्र नाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो जो ब्रह्म समाज का प्रिंसिपल था, जो मैसेज था, उसी को ही केशव चंद्र सेन ने पूरी कंट्री में फैलाने के लिए ही ट्रेवल थ्रू आउट मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज एंड लेटर द नॉर्दर्न इंडिया। लेकिन 1866 में क्या हुआ, जो ब्रह्म समाज थी उसमें स्प्लिट हो गया, क्योंकि जो केशव चंद्र सेन जो थे और उनका जो ग्रुप था उनके व्यूज बहुत ही ज़्यादा रेडिकल थे, और यू कैन से बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न थे। जो किससे ज़्यादा डिफरेंट थे, वो किससे मॉडर्न थे कि जो हमारी पुरानी ब्रह्म समाज जो थी, जो ओरिजिनल ब्रह्म समाज थे, ओरिजिनल ब्रह्म समाज के जो मेंबर्स थे, उनके व्यूज से केशव चंद्र सेन के व्यूज बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और यू कैन से रेडिकल थे। तो अब हम देखेंगे कि इनके व्यूज क्या थे, कि जो केशव चंद्र सेन थे वो कास्ट की बॉन्डेज से फ्रीडम दिलाना चाहते थे लोगों को, और कास्ट से रिलेटेड जितने भी कस्टम्स होते थे उनसे भी लोगों को फ्री करना चाहते थे। और जो स्क्रिप्चर्स थी उनकी अथॉरिटी की, जो स्क्रिप्चर्स में लिखा होगा वही लोगों को मानना होगा। तो ये वाला जो प्रिंसिपल था, तो उससे भी वो लोगों को आज़ादी दिलवाना चाहते थे, और यू कैन से फ्री करवाना चाहते थे। उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस को भी बहुत ही ज़्यादा एडवोकेट किया और प्रमोट किया, और विडो रीमैरिजेस को भी। ये आपको ध्यान रखना है कि इंटरकास्ट मैरिज और विडो रीमैरिज को दोनों को ही उन्होंने एडवोकेट किया था। और जो पर्दा का कस्टम है कि जो लेडीज़ होती थी उनको पर्दा करना पड़ता था, उसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपोज किया, और कास्ट डिविजन्स को भी उन्होंने कंडेम किया। और विमेन की एजुकेशन के लिए भी उन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स चलाए थे। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम के हिसाब से ये वाले जितने भी जो कैंपेन्स थे और ये जो उनके आइडियाज़ थे, ये उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे। तो सोसाइटी ने जो है उनको एक्सेप्ट नहीं किया, इसी की वजह से उनको अलग ब्रह्म समाज से अलग होके अलग जाना पड़ा, केशव चंद्र सेन को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रह्म समाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, और इसमें जो भी हमने अभी तक प्रोविजंस पढ़े हैं वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि उन सभी से ही क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2005, और इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, और हमें बताना है कि उन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने बैथुन स्कूल एट कैलकाटा को फाउंड किया था, सेटअप किया था विद द मेन एम ऑफ एनकरेजिंग एजुकेशन फॉर विमेन। दूसरा है कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ग्रेजुएट थे। तीसरा है जो केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने सती के अगेंस्ट कैंपेन चलाया था, और उन्हीं की वजह से, जो उन्होंने कैंपेन चलाया था उसी की वजह से सती को बैन करने के लिए एक लॉ को इनेक्ट किया गया। तो ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें से जो तीसरा स्टेटमेंट है
उसमें मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने सती के अगेंस्ट कैंपेन चलाया था और उसी का रिजल्ट निकला था कि सती को इंडिया में बैन कर दिया गया था और उसके अगेंस्ट यानी उसको बैन करने के लिए लॉ भी इनेक्ट किया गया था बाय द गवर्नर जनरल। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको सही जैसा लगेगा क्योंकि केशव चंद्र सेन ने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए कैंपेन चलाए थे, बट दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि राजा राम मोहन रॉय की वजह से सती को बैन किया गया था। तो थर्ड जो है वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो अब अगर हमें पता है कि थर्ड इनकरेक्ट है तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है ए और बी। तो ए और बी में क्या कॉमन है? वन। तो वन तो इसका मतलब करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या नहीं। तो जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ग्रेजुएट थे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके लिए बहुत ही इजी हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट्स डायरेक्ट दिए हुए हैं एनसीईआरटी वाली बुक में। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है बिल्कुल। जो बैठून स्कूल था कैलकाटा का वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सेटअप किया था और उसका मेन एम था टू एनकरेज एजुकेशन फॉर वुमेन। और इसी कॉलेज की वजह से, इसी स्कूल की वजह से जहाँ पर उन्होंने वुमेन की एजुकेशन को एनकरेज करने की बात की गई थी, इसी की वजह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर को सोसाइटी में बॉयकॉट किया गया था। और कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जो पहले ग्रेजुएट थे वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये दोनों स्टेटमेंट्स, इवन तीनों स्टेटमेंट्स। यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय है तो ये तीनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिए हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार इस वाले फैक्ट को बार बार आपसे बताती हूँ कि एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक भी लाइन मिस नहीं करनी है उसकी, सारी एनसीईआरटी को बहुत ही ज्यादा फोकस से पढ़ना है। उससे आपके 90 to 95% क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2001। इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन से करेक्ट हैं। तो पहला है कि आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835। दूसरा है कि जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने आर्य समाज की जो अपील थी कि वेदास के सपोर्ट में जो अपील थी कि वेदास की बहुत ज़्यादा नीड है टू इम्प्रूव द सोसाइटी और सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम में वेदास की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये जो अपील थी आर्य समाज की, इसको लाला लाजपत राय ने अपोज किया। तीसरा है केशव चंद्र सेन के अंडर ब्रह्म समाज ने विमेंस एजुकेशन को कैंपेन किया था। और चौथा स्टेटमेंट है विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज का फाउंडेशन किया था टू वर्क अमंग रेफ्यूजीज। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से हमने थर्ड स्टेटमेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है और उसमें हमने देखा कि केशव चंद्र सेन ने विमेन एजुकेशन के लिए कैंपेन किया था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हमें पता चल गया कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर तो या तो इससे हम ए और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 मेंशन्ड ही नहीं है। तो बी या फिर डी में से आंसर होगा। नाउ लेट्स सी, अगर हम जानते हैं कि बी या डी में से आंसर होगा तो हमें ये भी पता चल गया कि जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है ही। अब हम जानेंगे कि आंसर 2 एंड 3 है या फिर 3 एंड 4। सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 3 एंड 4 वाले जो स्टेटमेंट्स हैं। तो 3 तो हमने पहले ही देख लिया था। फोर्थ स्टेटमेंट है कि सर्वोदय समाज का फाउंडेशन विनोबा भावे ने किया था। ध्यान रखना है क्वेश्चन में से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एंड दिस वाज फाउंडेड टू वर्क अमंग रेफ्यूजीज। नाउ लेट्स नो मोर अबाउट आर्य समाज एंड सर्वोदय समाज। सो आर्य समाज जो है वो एक इंडियन हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था। ध्यान देना है आपको, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था ये। और ये क्या प्रमोट करता था? वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द बिलीफ इन द इनफेलिबल अथॉरिटी ऑफ द वेदास। तो जो वेदास की अथॉरिटी थी उसी की सारी वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता था आर्य समाज। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे, ठीक है, 7 अप्रैल 1875 को। तो इसीलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट था वो गलत था क्योंकि आर्य समाज वॉज फाउंडेड ऑन 1875 बाय दयानंद सरस्वती एंड बाद में इसके हेडक्वार्टर्स को चेंज करके लाहौर में स्टैब्लिश कर दिया गया। तो इनका जो विजन था वो ये था क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी का, और एक यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए, और जितना भी फॉरेन रूल है तो इंडिया को उस सबसे फ्री हो जाना चाहिए। एंड
आर्यन जो रिलीजन है उसको कॉमन रिलीजन बना दिया जाए इंडिया में। तो इनका एम था कि पूरी इंडिया को रिलीजन बेसिस पे यूनाइट कर दिया जाए, सारी क्लास और कास्टलेस सोसाइटी, क्लासेस और कास्ट को खत्म कर दिया जाए और पूरी इंडिया का सिर्फ एक कॉमन रिलीजन हो विच इज आर्यन रिलीजन। और इसके लिए उन्होंने वेदास से इंस्पिरेशन ली और उन्होंने एक स्लोगन भी दिया दैट वाज बैक टू द वेदास, यानी वेदास में जो जो मेंशन्ड है उनकी जो वैल्यूज और प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो किया जाए। इस मूवमेंट के अंदर इंटरकास्ट मैरिजेस और विडो मैरिजेस को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया गया और साथ में विमेन को इक्वल स्टेटस देने की भी बात की गई, लेटर में भी और स्पिरिट में भी। तो इस तरीके से विमेन को आगे बढ़ाने के लिए उस सोसाइटी में उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आर्य समाज ने काम किया था। इन इट्स zeal टू प्रोटेक्ट द हिंदू सोसाइटी फ्रॉम द क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, तो उस टाइम पर जो लोग क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे या फिर क्रिश्चियंस और इस्लाम का फर्क ना पड़े हिंदू सोसाइटी पे, इसीलिए जो आर्य समाज था उन्होंने शुद्धि मूवमेंट यानी प्योरिफिकेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था और उसमें जो भी लोग क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे उनको दोबारा से हिंदू में कन्वर्ट करने की बात की गई थी इस मूवमेंट के अंदर, दैट वाज शुद्धि मूवमेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्धि मूवमेंट कौन से मूवमेंट के अंडर स्टार्ट किया गया था, तो इट वाज अंडर आर्य समाज। और उसके बाद जब दयानंद सरस्वती की डेथ हो गई उसके बाद जो आर्य समाज का काम है वो आगे बढ़ाया लाला हंसराज ने, पंडित गुरु दत्त ने, लाला लाजपत राय ने एंड स्वामी श्रद्धानंद ने। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो लाला लाजपत राय है ये हमसे क्वेश्चन में भी वाला स्टेटमेंट पूछा गया था, सो दैट्स वाई। और उसमें कहा गया था कि लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपोज किया था, तो दैट्स वाई दैट स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट, क्योंकि लाला लाजपत राय ने आर्य समाज को सपोर्ट किया था हमेशा और दयानंद सरस्वती के जो प्रिंसिपल्स थे उनको आगे बढ़ाया था। सो अब हम जानते हैं सर्वोदय समाज के बारे में। सर्वोदय का जो प्रिंसिपल है, इस टर्म का मतलब है यूनिवर्सल अपलिफ्ट और प्रोग्रेस ऑफ ऑल, यानी सिर्फ एक किसी क्लास या फिर एक किसी सेक्शन की प्रोग्रेस की नहीं, जो सारे सेक्शंस की यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट यानी पूरी दुनिया को आगे बढ़ा जाए, हर इंसान की प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो है सर्वोदय समाज का कंसेप्ट। और ये जो टर्म है ये गांधी जी ने यूज किया था। उसके बाद जो लेटर जो गांधी जी के थॉट से अफेक्टेड थे लोग, उन्होंने ही आगे एक नॉन वायलेंस एक्टिविस्ट थे विनोबा भावे, उन्होंने इस टर्म को एम्ब्रेस किया और बाद में एक सोशल मूवमेंट चलाया विच स्ट्रोव टू इंश्योर दैट सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इक्वालिटी रीच्ड ऑल स्ट्रेटा ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो जो सर्वोदय समाज था उसमें उसका पर्पस क्या था कि जितने भी इंडियन सोसाइटी है उसके हर क्लास में सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए हर क्लास के बीच। एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ विनोबा भावे। तो जितने भी सर्वोदय वर्कर्स थे दे वर्कड विद विनोबा भावे, जया प्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, रविशंकर महाराज, धीरेन्द्र मजूमदार, शंकर देव एंड के.जी. मशरूवाला। तो ये जो नाम है ये एक बार आपको पढ़ के आपके ध्यान में होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ऐसे पूछ लेते हैं कि शंकर राव देव जो है वो सर्वोदय समाज से रिलेटेड थे या नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक बार आपको ध्यान में रखने हैं। और इनका क्या एम था, टू एनकरेज पॉपुलर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। और साथ में जो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट्स हुए थे वो भी सर्वोदय समाज के अंडर, यानी इसी के मेंबर्स इन्वॉल्व थे इन मूवमेंट्स में भी। ठीक है, उसके बाद जब गांधी जी की डेथ हो गई थी तो उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी पे एक एनुअल सर्वोदय मेला स्टार्ट किया गया श्रीरंगपटना में और तिरुनवाया में। ठीक है, और बाद में इट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय के केलप्पन। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये सर्वोदय समाज के बारे में है। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे नहीं आए हैं, सिर्फ यही एक स्टेटमेंट आई है अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं इसकी वो आपको जान लेनी चाहिए कि किसने ऑर्गेनाइज किया था ये, या किसके थॉट से अफेक्टेड था ये, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2016 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सत्य शोधक सभा थी उसको इनमें से किस रीजन की वजह से ऑर्गेनाइज किया था। तो पहला है अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, दूसरा है अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात,
तीसरा है एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, और चौथा है अ पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। तो प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको ऑलरेडी सत्यशोधक सभा के बारे में बता चुकी हूँ, और ये वाला जो मूवमेंट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ज्योतिबा फूले ने स्टार्ट की थी पुणे में, और इसका जो एम है वो ये था कि जो भी लेस्ट प्रिविलेज सेक्शन थे, जैसे जो विमेन होती थी, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, तो उनका अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए, यानी जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी यानी जो कास्ट थी, तो उनको कैसे उनको सोसाइटी में इंक्लूड किया जाए, कैसे उनको सोसाइटी में राइट्स दिए जाएं। तो इस तरीके का ये मूवमेंट था। तो इनमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा कि इट वाज एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, क्योंकि इसको पुणे में शुरू किया गया था, इसलिए हमारा जो सी है वो हमारा आंसर है। तो अब हम जान लेंगे सत्यशोधक सभा के बारे में। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो लेट्स रिवाइज एक बार इसको। तो ये फाउंड किया गया था बाय ज्योतिबा फूले ऑन 24 सितंबर 1873 को ये इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका पर्पस था कि जितने भी लेस प्रिविलेज्ड हैं उनको सोसाइटी में, जैसे विमेन हैं, शूद्र हैं और दलित हैं, उनको एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन से लिबरेट करना है, उनको फ्री करना है। तो ये इसका पर्पस था। बस यही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाके क्वेश्चन नहीं पूछती है यूपीएससी, तो इतना आपको ध्यान में रखना है इस टॉपिक के बारे में। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2005, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो फेबियनिज्म का कंसेप्ट था, तो उस कंसेप्ट को एज अ मूवमेंट इनमें से किसने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट इज एनी बेसेंट, सेकंड इज ए.ओ. ह्यूम, थर्ड है माइकल मधुसूदन दत्त, एंड फोर्थ है आर. पार्न दत्त। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने फेबियनिज्म को एज अ मूवमेंट स्टार्ट किया था इंडिया में। तो अब हम जानेंगे कि फेबियनिज्म था क्या। तो जो फेबियन सोशलिज्म था, यानी फेबियनिज्म जो था वो एक टाइप का सोशलिज्म था जो 1884 में स्टार्ट किया गया था इन लंदन में, ठीक है। और इसका पर्पस क्या था कि जो सोशलिज्म का कंसेप्ट था, तो इन्होंने कहा था कि सोशलिज्म में कन्वर्जन तो करना है, लेकिन डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इमीडिएट कन्वर्जन नहीं करना है, हमें ग्रेजुअल कन्वर्जन को अचीव करना है टू सोशलिज्म, ठीक है। तो इसी वजह से जो फेबियंस थे, जो भी फेबियनिज्म को जो मानते थे, वो डिफरेंट थे, जो अदर सोशलिज्म के ब्रांड्स थे उनसे डिफरेंट इनकी थिंकिंग थी, क्योंकि जो फेबियन सोशलिस्ट थे वो एवोल्यूशनरी टैक्टिक्स को प्रेफर करते थे। एवोल्यूशनरी यानी धीरे धीरे कन्वर्जन हो सोशलिज्म में, ना कि रेवोल्यूशनरी तरीके से कन्वर्ट किया जाए। तो इसीलिए जो मार्क्सिज्म का प्रिंसिपल था कि एक रेवोल्यूशन होगा और उससे तुरंत सोशलिज्म की सोसाइटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, उस कंसेप्ट को ये रिजेक्ट करते थे। अब हम जानेंगे कि इंपॉर्टेंट फेबियंस कौन कौन थे। वो थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बीट्रिस, सिडनी वेब, एनी बेसेंट एंड बर्ट्रांड रसल। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है कि फेबियनिज्म में से इनमें से कौन सा रिलेटेड है, किसी का भी नाम दे सकते हैं। तो ये तो आपको एटलीस्ट ध्यान रखना ही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ एनी बेसेंट, और इन्होंने ही इंडिया में फेबियनिज्म को एज अ मूवमेंट स्टार्ट किया था, और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भी इस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। तो इंडिया में जो इन्फ्लुएंस थे, जो मेन लीडर्स थे, वो थे एनी बेसेंट एंड जवाहरलाल नेहरू। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि फेबियनिज्म होता क्या है। तो ये इट वाज द framework to achieve gradual conversion to socialism. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2018, मतलब इसी साल वाले पेपर में आया है ये वाला क्वेश्चन, और इसमें हमसे पूछा गया है कि 4 इवेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ था। तो पहला है स्वामी दयानंद इस्टेब्लिश्ड आर्य समाज, दूसरा है दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण, तीसरा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ, और चौथा है सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इसके बारे में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो हमने पढ़ रखा है। 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन हमको इन तीनों के बारे में नहीं पता है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जो दीनबंधु मित्रा ने जो नील दर्पण लिखा था वो सबसे पहला इवेंट हुआ था उनमें से। तो अगर हमें ये जानना है कि सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ है, तो हमें चारों के पता होने चाहिए कि ये चारों इवेंट्स कब कब हुए थे, तभी तो हम बता सकते हैं कि ये सबसे पहला कौन सा हुआ था। तो जान लेते हैं कि ये चारों इवेंट्स कब कब हुए थे।
तो जो आर्य समाज है वो 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था। और जो नील दर्पण है वो एक प्ले है जो कि दीन बंधु मित्रा ने लिखा था, और इस प्ले के अंडर इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था बंगाल में उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ये जो प्ले है ये 1858-59 में लिखा गया था, बाद में 1860 में इसको पब्लिश किया गया था। उसके बाद जो आनंद मठ है वो एक नॉवल है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है, और ये 1882 में लिखी गई थी। और ये जो नॉवल है इसके अंदर जो सन्यासी रिबेलियन था बंगाल का उसके बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सन्यासी रिबेलियन का डिस्कशन कौन सी नॉवल में हुआ है, तो इट वाज आनंद मठ। उसके बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रॉस किया था, और ये कब किया था? 1863 में किया था। तो हम देख सकते हैं कि इन चारों में से जो सबसे पहला इवेंट हुआ था वो नील दर्पण लिखी गई थी 1858-59 में। दैट्स व्हाई बी इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2017, और इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पेयर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन तीनों पेयर में से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो पहला है राधाकांत देब, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। दूसरा है गजूलू लक्ष्मीनारासु चेट्टी, इसके फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा। तीसरे हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। तो इन तीनों के बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गजूलू लक्ष्मीनारासु चेट्टी, फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा। ये वाला जो पेयर है ये इनकरेक्ट है, उसके अलावा ये जो 2 पेयर्स हैं ये करेक्ट हैं। तो आओ अब हम जान लेते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और इंडियन एसोसिएशन के बारे में। तो जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी वो अक्टूबर 1851 में स्टैब्लिश की गई थी, और जो इसकी पहली कमेटी के प्रेसिडेंट थे वो थे राजा राधाकांत देब, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो इसके सेक्रेटरी थे। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसीलिए वो करेक्ट था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो ये सोसाइटी थी इसका एक न्यूज़पेपर था, वो था हिंदू पेट्रियट के नाम से, जो विच अडॉप्टेड अ स्ट्रांगली क्रिटिकल पॉलिटिकल टोन। तो ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोन ली थी इस न्यूज़पेपर के अंदर। और ये जो फॉर्म की गई थी ये लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, तो ये जो 2 सोसाइटीज थी इनको जोड़कर बनाया गया था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद मद्रास महाजन सभा पे आते हैं। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी की पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडियंस के राइट्स के लिए की गई थी, वॉज दी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, इस पे अगर आपने ध्यान से नहीं दिया तो ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते थे, क्योंकि जो गजूलू लक्ष्मीनारासु चेट्टी थे उन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1852 में। ठीक है, और दिस ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट लास्टेड वेरी लॉन्ग, तो इसको डिसबैंड कर दिया गया फिर। लेकिन मई 1884 में एम वीरा राघवचर्यर, जी सुब्रमण्य अय्यर एंड पी आनंद चार्लू, तो इन तीनों ने मिलकर मद्रास महाजन सभा को बनाया। तो यहाँ पर यूपीएससी ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि मद्रास महाजन सभा दे दिया है नाम और इधर दे दिया है गजूलू लक्ष्मीनारासु चेट्टी। तो जो गजूलू चेट्टी थे उन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन को बनाया था, लेकिन मद्रास महाजन सभा को इन तीनों लोगों ने मिलकर स्टैब्लिश किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी था, ध्यान देने की जरूरत थी। उसके बाद तीसरी ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन एसोसिएशन, तो इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, और ये पहली नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो ब्रिटिश इंडिया में फाउंड की गई थी बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस 1876 में। ये जो ईयर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, और ये वैसे भी अगर पूछा ना भी जाए तो भी दिमाग में आपके सेटअप हो जाएगा कि पहले ये वाली फॉर्म हुई देन ये वाली फॉर्म हुई, इस तरीके से। और इस एसोसिएशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हर लेजिटिमेट मीन से हमें इंडिया का पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और मटेरियल एडवांसमेंट के लिए हमें प्रमोट करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से पूछी जा सकती हैं। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं इनके बारे में बहुत डीप में नहीं जानना है, सिर्फ ये जानना है कि कहाँ स्टैब्लिश हुई थी, कौन इसके फाउंडर्स थे, इनका पर्पस क्या था और कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई थी। सिर्फ इतना जानना है क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में।
सो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने सारे जितने भी रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में, उन सभी के बारे में डिस्कस किया। एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको ऐसी ही डेली अपडेट्स और चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com। और इसके आगे के जो इवेंट्स हैं वो हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड लक फॉर योर स्टडीज़। बाय बाय।